तो इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं। पहले आप ये बताओ कि आपने मैग्नेटाइजेशन सुना है? हाँ सर, वर्ड सुना है। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? क्या होता है वो मुझे नहीं पता। सुना है, वर्ड सुना है। अच्छा, चलो बढ़िया। क्या होता है नहीं पता, लेकिन सुना है। सो सिंबल क्या होता है? सिंबल कौन सा यूज करते हो आप? डी। हाँ, डी डी। बी। वो तो हाँ, उसको तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ये बोलते हैं ना, उसको तो मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी का आई है यार। अच्छा चलो, बहुत कंफ्यूजन है। सिंबल में भी बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं एनसीईआरटी में जो दिया है वही लिखूंगा। हाँ। हाँ तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए कि, एक सेकंड। आ गया भाई। हम्म। ओके, तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए मैग्नेटाइजेशन। एनसीईआरटी तो रखा है ना अपने पास में? मतलब पास में मतलब आपके पास है तो? हाँ, अभी नहीं है लेकिन लाऊं। नहीं मतलब घर में तो है ना, वो पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ, ओके। मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर जो है उससे डिनोट किया है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा कि लाइक अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, राइट? या फिर मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें भी कॉलोनी वाइज डिवाइड होता है। जैसे मान लो कि इधर है, इस कॉलोनी में इधर है मैग्नेटिक फील्ड सब, इस कॉलोनी में मान लो मैग्नेटिक फील्ड सब ऐसे डायरेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है। अच्छा। हम्म। सो मैग्नेटाइजेशन होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब जैसे आप कोई छोटा सा वॉल्यूम ले लिया आपने, मान लो ये कोई छोटा सा वॉल्यूम ले लिया डीवी, छोटा सा वॉल्यूम, बहुत ही छोटा सा। तो इस छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट? तो बहुत सारे एटम्स होंगे, उनका कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हम्म। वो सबका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर एडिशन वो हो जाएगा इस छोटे से वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो गया ये? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ। तो एक सेकंड में जो वर्ड्स लिखूंगा, आई विल प्रीफर कि जो एनसीईआरटी में दिया है ना उसी हिसाब से लिखूं। सो मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल। हाँ, मिल गया। ठीक है। 5.5 189 बोला था, कुछ उसी के आसपास में होगा। हेडिंग 5। है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हेडिंग है 5.4। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वही है क्या हेडिंग? हम्म। ओके हाँ। तो आप लिखते चलिए, और साथ में बुक में भी आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं या मेन वाली चीज को ब्लॉक बना के घेर सकते हैं। अ, या फिर जो थोड़ा ठीक लगे उसमें। तो क्योंकि ये वाला बहुत सारे टर्म से याद नहीं रहता है। सो मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। हम्म। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, ये होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लाइक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं आप। अच्छा। तो ये हो गया। हम्म। अच्छा, आपके बुक में शायद एम नेट लिखा है तो एम नेट भी लिख सकते हो आप।
नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है? एनआई ये वेक्टर होता है। हाँ, एन तो कुछ होगा मैग्नेटिक मोमेंट का जो होता है वो होता है एनआई ये वेक्टर, राइट? नहीं। तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कुछ होगा नहीं। करंट का क्या होगा? करंट का तो एम्पीयर होगा। एम्पियर। और एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। मीटर ये कितना हो जाएगा? एरिया का एल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एन। का क्या हो गया? एल क्यू। तो कितना हो जाएगा ये? एम्पियर मीटर वोल्ट्स। हम्म। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा फिर? एम्पियर मीटर पर मीटर इज टू द पावर -1। एम्पियर पर मीटर, राइट? हाँ। एम्पियर पर मीटर, अच्छा। तो ये हो गया। और ओके, नाउ तो इसके बाद जो है, इसके बाद आप एक चीज देखिए। कंसीडर एन आइडियल सोलेनॉइड इन वैक्यूम। सो ये आप लिखते चलिए, क्योंकि लिख रहे हैं क्या? क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर ये कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। लिख रहे हैं चुनमुन? हाँ, ऊपर का तो नहीं लिखा, वो मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दिया सारा। अच्छा, ठीक है, एनसीईआरटी में तो है ही लिखा हुआ। ये आप यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, ये वाला इतना लिखने के लिए, और आप यहाँ से ना लिखते चलिए, क्योंकि नहीं तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा। कंसिडर एन आइडियल सोलेनॉइड इन वैक्यूम। तो मान लो एक आइडियल सोलेनॉइड है और वैक्यूम में है। तो वैक्यूम में है, तो आपने देखा कि भाई इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्सिस के लॉन्ग होता है अंदर में। अगर हम आइडियल सोलेनॉइड माने तो वो सब जगह सेम होता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड और बाहर में जीरो होता है। तो हम लोग तो आइडियल ही मान रहे हैं। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, बाहर में जीरो होता है। और अंदर में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? उसे हम लोग नाम देंगे बी नॉट। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वी विल नेम इट एज बी नॉट। तो बी नॉट का वैल्यू कितना होता है? एन। बी नॉट एन आई, राइट? हाँ। बी नॉट एन आई, अच्छा। सो ये हो गया। अभी जो है, मान लो कि ये सोलेनॉइड आपने किसी मीडियम पे लपेट दिया, जैसे आयरन पे, आयरन रॉड पे, या कॉपर रॉड पे, या वुडन रॉड पे, किसी भी मीडियम पे। सो नाउ इफ द सोलेनॉइड is wounded on any medium, स्पेलिंग शायद गलत लिखा क्या? नहीं। यही स्पेलिंग होता है। हाँ। ये वाला तो इसका ओंड, घाव घाव होता है, उसके लिए भी होता है ना एक? उसके लिए क्या स्पेलिंग होता है? पता नहीं, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। वो तो यही होता है। उसके लिए भी वही होता है, हम्म। इसीलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब देखो, अगर ये किसी मीडियम पे आपने लपेटा, मान लो कोई भी रॉड है, किसी चीज का हो सकता है, सॉलिड है,
उस पे आपने ये वाइंडिंग्स लपेट दिए, तो अब दो बातें होंगी। दो बातें होंगी, क्या क्या बातें होंगी? क्या क्या बातें होंगी बताइए, कौन सी दो बातें होंगी? पता नहीं। दो बातें ये होंगी कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में होना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में होना चाहिए था, म्यू नॉट एन आई, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, हम्म। प्लस उसके अलावा, अच्छा मैं ये म्यू नॉट एन आई को पहले बी नॉट ही लिख देता हूँ, सिंपली बी नॉट लिखता हूँ। बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, प्लस क्या होगा कि ये ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर में प्रोड्यूस हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच आई एम कॉलिंग इट एज बी नॉट, म्यू नॉट एन आई। हम्म। अब आपने पढ़ा है कि भाई अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगता है, एंड यस सर। इट ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक हम्म। फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन होना चाहता है। और अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, जैसे मान लो कॉपर है, और उसके ऊपर आपने ये वाइंडिंग्स लपेट दिया ऐसे, तो कॉपर के जो एटम्स हैं, जिनका, कॉपर जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो कॉपर के जो एटम्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट पहले रैंडम डायरेक्शन में था, अब ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, जो कॉपर के एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थे, नाउ दे विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यस सर। तो उसकी वजह से भी तो क्या होगा फिर, उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है ना, हम्म। आता है कि नहीं? आता है। हाँ, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, तो मान लो उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन हुआ वो लेटर से हुआ सिग्मा एम म्यू एन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो 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 उसकी वजह से एक जो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा ना, तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो उसको मैं नाम दे दे रहा हूं, लेटर से कुछ आप इसको कह सकते हो म्यू नॉट एम। क्या कह सकते हो? म्यू नॉट म्यू एम। नॉट एम, हाँ। आपका एनसीईआरटी में इसको आई थिंक बीएम से डिनोट कर दिया है, एक सेकंड, इसको बीएम से डिनोट किया है, ठीक है? आप एक बार में पहले बीएम भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली म्यू नॉट एम भी लिख सकते हो। मैं म्यू नॉट एम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि बीएम की वैल्यू भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है? तो डायरेक्टली म्यू नॉट एम भी लिख दिया है, तो इसको आप वैसे बीएम भी लिख सकते हो। तो अगर आपने लिख दिया तो मिटाने की जरूरत नहीं है मैं। तो ये बीएम कौन सा वाला, मैं मतलब बीएम क्या है, ये बीएम क्या हुआ फिर? बीएम क्या हुआ? बीएम हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, जो अभी क्या बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एटम्स थे इसके वो अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से वो एक अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो हुआ बीएम। आई बात समझ में? हम्म। तो ये जो टर्म आया आपका, क्या बोलते हैं, ये जो सेकंड वाला टर्म आया, ये कैसे आया, क्यों आया? सेकंड टर्म जो आया वो क्यों आया? ड्यू टू लिख देते हैं हम लोग, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। ये क्यों आया? एक मैग्नेटाइज। सेकंड, ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। दिस इज एनालॉगस टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक।
एनालॉगस टू डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो आप इसमें भी पढ़ते थे कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर है, आइडियल कैपेसिटर है, वैक्यूम है बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू आपने पढ़ा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक में होता था पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होता था कि एक उसका खुद का एक मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था ड्यू टू पोलराइजेशन। ये सिग्मा डैश माइनस सिग्मा डैश की भी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना। यस सर। तो उसको मैं अगर ई डैश बोल देता हूँ, तो अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो क्या होता था, ई नॉट और माइनस ये जो सिग्मा डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो घट जाता था, एंड देयर फोर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हम लोग बोलते थे कि के टाइम्स घट गया। हम लोग क्या बोलते थे, हाँ के इलेक्ट्रिक टाइप। फील्ड जो है वो के टाइम्स घट गया। क्यों घट जाता था, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन हुआ उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता था, एंड देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो आपने मटेरियल्स के ऊपर उंड कर दिया, तो उससे जो है वो उनका एक अपना खुद का उसने मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग गया। तो उसकी वजह से अपना एक अलग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसी को हम लोग लिख रहे हैं बीएम, उसी को लिख रहे हैं बीएम या म्यू नॉट एम। आई बात समझ में चुनमुन? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये वेरी गुड। सो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये वाला हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होगा। और वहां पे फिर हम लोग एक ये करते थे ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते थे कि भाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बाई ई नेट, ऐसा कुछ होता था कि यस सर। हाँ। तो क्या बोलते हैं, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे लिखते थे ई नॉट बाई ई नेट, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई नेट। ई नॉट का मतलब भाई वैक्यूम में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी ई नेट का मतलब हो गया कि ये जो आपने डायलेक्ट्रिक रखा अब उसके अंदर कितना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम दोनों का जो रेशियो होता था उसी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, या फिर उसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल भी बोलते थे। तो वो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे क्या टर्म डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी होता था ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द, ये क्या होता है चुनमुन, सुना है आपने? ये होगा कि अभी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया तो डैट डिवाइडेड बाई बी नॉट, बी डिवाइडेड बाई बी नॉट होगा। ठीक है, ये देखो उल्टा है क्या, इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता था वो ई नॉट बाई ई लिखा था, और यहाँ पे म्यूअर जो है वो बी बाई बी नॉट लिख रहे हैं, तो उल्टा होता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी बी नॉट कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई। बी नॉट कितना होता है, नॉट टू एन आई। हाँ। और अभी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग इसी को ऐसा बोलते हैं कि इसको आप म्यू इंटू एन आई भी लिख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं कि म्यू हो गया परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, म्यू नॉट होता था परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अभी जो ये वैल्यू बदल के आया इसको हम लोग बी को कितने के इक्वल लिख देते हैं, म्यू एन आई। हाँ म्यू एन आई लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे इनफैक्ट इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन ऐड कर दे सकता हूँ थोड़ा सा, कि या फिर सिंपली यहीं पे लिख देते हैं ना, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। बी को जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू एन आई। म्यू बोल देते हैं कि वो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हो गया, और बी नॉट को जो है वो क्या लिख देंगे, म्यू नॉट एन म्यू नॉट एन आई। तो ये कितना हो गया, म्यू बाई म्यूअर हो गया क्या, सॉरी म्यू बाई म्यू नॉट हो गया क्या, आई। म्यू नॉट।
हाँ, म्यू बाई म्यू नॉट हो गया. सो देयरफॉर म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट म्यू आर. ये तो आपको याद होगा, है ना चुनमुन. म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर तो याद होगा ना. हाँ. अच्छा, यहाँ से ये भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू वी नॉट म्यू आर. ये भी लिख सकते हैं. सिर्फ एक्चुअली एक्चुअली ऐसे याद रखना ही आसान है. मतलब ये वाले में भूल जाओगे कि म्यू आर जो है वो बी बाई बी नॉट होता था या बी नॉट बाई बी होता था. ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा कि अच्छा म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर. तो म्यू के जगह लिख दिया ऐसे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के जगह बी नॉट म्यू आर. ऐसे याद रखना आसान होगा, राइट. है ना. यस सर. अच्छा, तो ये इसको लेटस से. अच्छा, ऊपर में जो आपने ये लिखा है ना, क्या बोलते हैं, बी इज इक्वल टू दिस. इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दो. क्या नाम दे दीजिए. क्वेश्चन वन. इक्वेशन वन. दिस इज इक्वेशन वन. नाउ इक्वेशन वन जो है वो क्या बन जाएगा. इक्वेशन वन में लेफ्ट हैंड साइड में बी था, तो मैं बी के जगह पे लिख दे रहा हूँ बी नॉट म्यू आर. और इक्वल टू बी नॉट और प्लस म्यू नॉट एम. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. तो ये क्या हो गया. ये जो है ये बन गया. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. बहुत सारे टर्म्स हैं. तो कभी कभी लगता है कि भाई क्यों इतना टर्म्स बनाया. एच जो होता है ना, वो बी नॉट बाई म्यू नॉट होता है. या आप इसको बी बाई म्यू भी लिख सकते हो. इसकी वैल्यू एन आई के इक्वल आएगा, तो यू कैन सिंपली से एच इज एन आई. एच का वैल्यू कितना बोलेंगे. वी नॉट बाई म्यू नॉट. वी नॉट होता है म्यू नॉट एन आई ना. तो बी नॉट बाई म्यू नॉट कितना हो जाएगा. एन आई हो जाएगा. या फिर बी होता था म्यू एन आई. तो बी बाई म्यू कितना हो जाएगा. एन आई. तो हाँ. एच जो है वो कितने के इक्वल होगा. एन आई. एच कितने के इक्वल होगा. एन क्या है. नंबर ऑफ टॉप्स पर यूनिट. टेस्ट कब है चुनमुन. उसका टेस्ट आपका कब है. इस मंथ के एंड में. क्या. तो उसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके पूरा सब कुछ आ रहा है क्या, कैपेसिटर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है. नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स कैपेसिटर है. अच्छा. सो तो बढ़िया है, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा, उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से. है ना. हाँ, कल उसके क्वेश्चंस करे थे इलेक्ट्रोस्टैट के थोड़े. हम्म. तो बस. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन. इक्वेशन वन क्या था. इक्वेशन वन था बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, है ना. यू नॉट एम. हाँ, बी एम इज म्यू नॉट एम. तो इसको मैं ऐसे दोनों साइड अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं.
तो बी बाई म्यू नॉट जो है बी नॉट बाई म्यू नॉट तो क्या होता है, एन आई होता है ना, यस सर। या एन आई को एच भी लिख सकते हैं। बी नॉट बाई म्यू नॉट क्या है, एच। तो इसको लिख सकते हैं एच, और प्लस ये तो कट गया तो इसको लिख सकते हैं एम। तो ये एक ही चीज है ना, फिर ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ। ऐसा लिखने से एक चीज समझ में आ रहा है हमें कि एच और एम को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और हम लोग फिजिक्स में पहला ही लेक्चर में पढ़े थे कि भाई दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी जोड़ सकते हो जब दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी हो। जैसे आप केजी को सिर्फ केजी से ही जोड़ सकते हो, हाँ। मीटर को मीटर से, सेकंड को सेकंड से। यस सर। 2 kg प्लस 5 सेकंड, ये मीनिंगलेस है, राइट। हाँ, होता है क्या 2 kg प्लस 5 सेकंड? नहीं। नहीं होता है। तो अगर एच और एम को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि भाई एच एंड एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अच्छा, तो ये नोट में लिख लेंगे हम लोग। डायमेंशन ऑफ एम एंड एच इज सेम। ठीक है। हाँ। पॉकेट पैंट पैंट डायमेंशन ऑफ एम एंड एच इज सेम। अच्छा, और एसआई यूनिट क्या होगा? वो भी सेम नहीं होगा। हाँ, क्या होता है? ये एन आई होता है ना, एच। तो एन का क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 1/लेंथ। मीटर। और इसका एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। हाँ, ठीक है। हम्म। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। क्या? ये सब कुछ इतना हो गया था तो ऐसा खतरनाक खतरनाक पता नहीं क्यों नाम दे देते हैं इसको। ये काई सिंबल बोलते हैं, काई। काई सिंबल बोलते हैं इसको, इससे डिनोट करते हैं ये लिखना मैग्नेटिक कैसे है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, चलो। ये सब है आपके इसमें एनसीईआरटी में है, आप देखोगे तो आपको दिखेगा। हाँ, बना हुआ है। एक्स। हाँ, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ये एम और एच जो है ना, ये सेम ही डायमेंशन है दोनों का, राइट। हाँ। तो एम और एम को लिख सकते हैं काई एच। एम को क्या लिख सकते हैं? काई एच। क्या बोल रहा है उसको, क्या? एक्स को? ये काई बोल रहे हैं, काई। एम और एच का डायमेंशन सेम है, तो एम और एच के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा इसी को काई बोल रहे हैं। ओके। ये जो काई हो गया, ये क्या डायमेंशनलेस हो गया क्या? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
अच्छा, अभी आप इसको, ये वाला जो लिखा था ना, इसको इक्वेशन 2 दे दो, जो येलो कलर में लिखा है ऊपर, इसको आप दे दो इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, कैसे कैसे नाम है, क्यों दिया इतना खतरनाक नाम। अच्छा, H1 प्लस काई एच, तो ये क्या हो जाएगा? और H क्या होता है? Ni होता है ना? यस सर। H होता है Ni। अच्छा, तो ये ऐसा आ गया। ये देखा देखा लग रहा है क्या? बी इज इक्वल टू म्यू एन आई लिखते थे हम लोग, म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ऐसा देखा देखा लग रहा है क्या ये? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो याद है। बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना कि म्यू म्यू एन आई, और यू कैन राइट म्यू नॉट म्यू आर एन आई, राइट? हाँ। तो अगर इससे हम कंपेयर करें, इससे कंपेयर करके क्या आ रहा है? इन एन दोनों आई को कंपेयर करें तो म्यू नॉट वैल्यू एन आई एन आई, म्यू आर की जगह क्या आ गया? वन प्लस काई। हाँ, तो ये आ गया, म्यू आर इज 1 प्लस काई। हाँ, इतने सारे रिलेशंस लिख के क्या मिल गया, क्या हासिल हुआ? म्यू आर ही छोड़ देते, बात तो वही आ गई ना। म्यू आर ही छोड़ देते भाई, क्या दुश्मनी थी म्यू आर से? एक नया टर्म क्यों लाया बस, काई, मतलब म्यू आर कोई ऐसा 1 प्लस काई दिखने के लिए? हम्म। काई जो है वो बस ये इंडिकेट कर रहा है कि एम और एच जो है, उनके बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो काई है, वही है उसका। बाकी तो सब सेम ही आ गया मतलब फाइनली। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके वैल्यूज देखेंगे। बहुत लफड़ा है। सर अचानक मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छा लगने लगा। तो जब चल रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं, तभी लग रहा था डिफिकल्ट, अभी लग गया कि क्या। हाँ, तभी कैसा लग रहा था? तभी डिफिकल्ट लग रहा था। अच्छा, वो होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बट आप जब पढ़ने लगते हो, जब चीजों को पूरा पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। तो चलिए, तो अभी इजी लगने लगा है, तो फुल मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कमिंग टेस्ट में? वो तो पता नहीं। नहीं, वो बढ़िया से पढ़िए, आ जाएंगे। ठीक है, सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज जो है, रिवीजन बहुत जरूरी है। सब कुछ आपको A to Z पढ़ा दिया है, तो नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, अगर आपको पूरा नोट्स पूरा फुल्ली याद रहेगा, पूरा पूरा अगर कंट्रोल में रहेगा, तो आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन गए बस। तो नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है, दिस इज वेरी 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 नेसेसरी। उसके बाद जो टाइम मिलता है, उसमें फिर आप अपना जो भी है मॉड्यूल है, जो यूनिवर्सिटी सेल्फ स्कोरर वाला, उसमें फिर जो आपको ठीक लगे उसमें से आप थोड़ा क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस करते रहो, पर नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना। हम्म। ठीक है। यस। अच्छा, अब देखो, हम लोग क्या करेंगे ना
कि जैसे म्यू, म्यू का वैल्यू देखेंगे, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, पारा के लिए क्या होगा, फेरो के लिए क्या होगा। तो वैसे जो म्यू होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, बी इक्वल टू म्यू एन आई लिखते हैं ना। हम्म। ठीक है, तो आप देखो लॉजिक से समझ के लिखेंगे हम लोग। बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट प्लस बी एम। यस सर। क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट होता है म्यू नॉट एन आई, हम्म। और बी एम क्या हो गया, बी एम जो है वो उसके मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने से जो मैग्नेटिक बिहेवियर आया उसकी वजह से एक टर्म आ गया, राइट। जैसे हाँ। जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो था, पहले उसके जो एटम्स थे वो अलाइंड नहीं थे, अभी वो अलाइंड हो गए, तो वो भी एक अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग गया। तो क्या हो जाएगा, बीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब बीएम का कुछ वैल्यू होगा, बीएम का वैल्यू होने से क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर बढ़ देन बी नॉट हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक के लिए। ग्रेटर देन वी नॉट। ये बात तो क्लियर है ना। हम्म। बहुत बढ़िया। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि वो अलाइनमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो फेरोमैग्नेटिक में जो बीएम की वैल्यू है वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है बी नॉट से। मतलब उसका जो अलाइनमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक में। हम्म। तो मतलब फेरोमैग्नेटिक में बीएम जो है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट हो जाता है। और कितना होगा वो, एक्चुअली कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। वो कोई डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो बहुत ज्यादा होता है, इवन 10,000 भी हो सकता है। तो अगर बीएम बहुत ज्यादा हो जाएगा बी नॉट से, इवन 10,000 बी नॉट भी हो सकता है, तो बी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। नॉट। हाँ। हाँ वही चीज अब बोल। मैं एक काम करता हूँ, आपने ये वाला लिख लिया क्या, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू लिख लिया क्या। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं फिर नीचे में लिख देता हूँ, या फिर आप नीचे में ये वाला लिख ही लो ऐसे, बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो यहां से हम लोग जो है वो ये कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से कि यहाँ पे तीन बातें हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरो में क्या होगा कि बी बी एम जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट होगा। तो बी एम वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट होगा, तो बी वी क्या होगा, बी वी क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट होगा। नॉट। हाँ। ठीक है। यस सर। अच्छा, पैरा में क्या होगा, पैरा में बीएम की वैल्यू कम होगी, तो कम होगी तो क्या होगा, बी ग्रेटर देन बी नॉट होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। नहीं आएगा, स्लाइटली ग्रेटर। और डाई में क्या होता है, डाई में तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं है ना एटम्स का। हाँ। एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ही जीरो है, तो यस। अलाइनमेंट क्या होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं तो अलाइनमेंट क्या होगा, राइट। हम्म। तो डाई मैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू बी नॉट होना चाहिए। बीएम वाला हाँ। टर्म जीरो हो गया, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए डायमैग्नेटिक में, बी नॉट इज इक्वल टू बी एम। बी नॉट ही होना चाहिए, राइट। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है ना कि एक और फेनोमेना होता है, एक और चीजें होती हैं जो तीनों में होती हैं, और वो क्या होता है कि वो उसकी वजह से मतलब वो क्या होता है कि वो बी नॉट को अपोज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, उतना डिटेल में नहीं जानना है, पर एक और चीज होती है उसकी वजह से क्या होता है कि एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है जो कि एक्चुअली बी नॉट को अपोज करता है, थोड़ा सा ही करता है, थोड़ा सा ही करता है पर करता है, और वो तीनों में होता है, डाई में भी, पारा में भी, फेरो में भी, तीनों में अपोज ही करता है। तो वो एक एडिशनल टर्म जो है वो यहाँ पे इंटर कर जाता है। अब डाई मैग्नेटिक में तो बी एम जीरो है, तो बी मतलब डाई मैग्नेटिक में बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए था, नियरली मतलब सॉरी, डाई मैग्नेटिक में बी का वैल्यू बी नॉट आना चाहिए था, यस सर। लेकिन ये जो है ना वो थोड़ा सा लेस देन बी नॉट होगा, थोड़ा सा लेस देन बी नॉट हो जाएगा। अच्छा, स्लाइटली लेस, बहुत ही थोड़ा, स्लाइटली लेस।
वो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, जो बी नॉट को थोड़ा सा घटा रहा है, वो पारा में भी हो रहा है, फेरो में भी हो रहा है। पर फेरो में तो भाई बीएम इतना ज्यादा है, बी नॉट से ही इतना ज्यादा है कि उसका कुछ इफेक्ट दिखेगा नहीं। पारा में हम्म। क्या होगा, पारा में भी वो थोड़ा सा घटा, पर वहां पे भी मतलब इन सब का इफेक्ट ज्यादा है, तो वो काइंड ऑफ वहां पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डायमैग्नेटिक में चूंकि ये वाला टर्म जीरो था, कोई मैग्नेटाइजेशन था नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा ही हुआ है, वो चीज थोड़ा सा ही घटाया है, पर वो दिख रहा है। ठीक है। यस और सर। ये चीज याद रखेंगे, डायमैग्नेटिक में क्या होगा, बी स्लाइटली लेस देन बी नॉट। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, बी स्लाइटली ग्रेटर देन बी नॉट। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये वाला चीज ना लिख ही लेते हैं, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे काट करके सिंपली बी लिख दो, और इसमें डायमैग्नेटिक में लिख दो बी लेस देन बी नॉट। पैरामैग्नेटिक में लिख दो बी ग्रेटर देन बी नॉट। और फेरोमैग्नेटिक में बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। ठीक है। हम्म। हाँ, ये लिख लीजिए। यहीं से फिर आगे सबका आ जाएगा, याद रहेगा चुनमन। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो बी जो है, बी जब आपको पता चल गया कि तीनों में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बी को क्या लिख सकते हो, म्यू एन आई। बी को क्या लिख सकते हो। न्यू एन आई। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, डायमैग्नेटिक में जो है, बी ग्रेटर देन बी नॉट है ना। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एन आई ग्रेटर देन म्यू नॉट एन आई। सर, डायमैग्नेटिक में उल्टा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डायमैग्नेटिक में उल्टा है। चेक कर रहा था कि आप नींद में हो कि जगे हुए हो। नहीं, चेक नहीं कर रहा था, पर चेक हो गया कि आप जगे हुए हो। तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, बी लेस देन बी नॉट होता है, राइट। यस सर। क्या लिख सकते हैं, म्यू म्यू एन आई लेस देन म्यू नॉट एन आई। हाँ। तो क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन लेस म्यू देन। नॉट, राइट। यस सर। तो म्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, म्यू लेस देन म्यू नॉट, डायमैग्नेटिक के लिए। सिमिलरली पारा के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन म्यू नॉट। वेरी गुड। पारा के लिए हो गया म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो फेरो के लिए क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। हाँ। हाँ, ओके। इसके बाद जो है, इसके बाद था म्यू आर। तो म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, राइट। हम्म। ऐसे लिखते हैं, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। सो देयरफॉर म्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, म्यू बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट। यस सर। अभी देखो क्या होता है ना, पहला पहला बार कोई चीज पढ़ते हो ना आप, बड़ा अजीब लगता है। और फिर जब उसके बारे में और जानते हो और जानते हो और जानते हो, जब पूरा सब कुछ जब पता चल जाता है, तब फिर वो आसान लगने लगता है। समझे। हम्म। इसके बाद एक टर्म है काई। तो काई का वैल्यू कितना था, म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई आया था ना। हम्म। काई का वैल्यू कितना हो गया, म्यू आर माइनस वन। तो यहाँ पे अगर म्यू आर लेस देन वन है, ये स्लाइटली लेस होता है, स्लाइटली लेस, ये स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है। तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, और जीरो से छोटा।
काई की वैल्यू म्यू आर -1, तो म्यू आर अगर एक से छोटा है तो काई का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हाँ। हाँ, और यहाँ पे काई जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे काई जो है, तो म्यू आर तो एक से बहुत ज्यादा है, तो उसमें से एक घटा भी लेंगे तो वही वो एक से बहुत ज्यादा ही रहेगा। तो ये एक चार्ट था। ठीक है, एक बार फिर से चार्ट को देख लो आप, क्या समझे। सब चीज यहीं से आया है, लाइक इसमें बी लेस देन बी नॉट, वहां से हो गया म्यू लेस देन म्यू नॉट, वहां से हो गया म्यू आर लेस देन 1, वहां से हो गया काई निगेटिव। वहीं से आते गया बी ग्रेटर देन बी नॉट, तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू आर ग्रेटर देन 1, ऐसे चलते गया, है ना। अरे भाई, ये मैंने -1 से 0 लिखा है, आपने जो अच्छा, वहां पे पैरा में, -1। हाँ ये -1 है तो। मुझे दिख ही नहीं रहा। ओके, वो माइनस। मैं इसको, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो फिर आप गलत ही याद रखते ना। माइनस, ठीक है, हम्म। वो -1 है, -1 है चुनमुन। ये वाले में आप लिख दोगे क्या, काय ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे या इसको। के बाद कल एक चीज बोला था, वो लिख ही लो आप, नोट्स में तो रहना जरूरी है क्योंकि ऐसे तो याद रहेगा नहीं। कल एक चीज बोला था, क्यूरीज लॉ। हाँ, मैरी क्यूरी। हाँ, वो नोबल खानदान। तो ये क्या कहता है, क्यूरी लॉ पढ़ा है आपने। पढ़ाया था, मेरे नोट्स ही कंप्लीट नहीं है इस चैप्टर के। 2 पेज छोड़ रखे है उसमें। सर, आपने इसके ऊपर कुछ लिखा था ना? हाँ, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था ना, जब भी मैं फोटो भेज रही थी। इसके ऊपर क्या, इधर ये वाला, नहीं। ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो बस आप। अरे वही ससेप्टिबिलिटी के बारे में लिखा है कि डायमैग्नेटिक के लिए वो 0 से -1 के बीच में होगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, लिख देना फिर। ठीक है, हम्म। कोई अलग चीज नहीं है, मतलब वो वही है। डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी 0 से -1 के बीच में होगा, पैरा के लिए 0 से 1 के बीच में होगा, और फेरो के लिए बहुत ज्यादा होगा, वही चीज लिखा है। अच्छा, ये क्यूरीज लॉ क्या कहता है, इट्स states that well below the saturation point, magnetization is inversely proportional to temperature. Magnetization is inversely, magnetization M is inversely proportional to temperature. ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा ना, यस सर। और रैंडमनेस अगर बढ़ेगा तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कमेगा। हम्म। रैंडमनेस बढ़ेगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, कम होएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम भी कम होगा। तो यस। मैग्नेटाइजेशन वही तो होता था ना, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हम्म। ठीक है, अच्छा, तो ओके 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 ओके, हे प्रभु। सो ओके ओके ओके, मैग्नेटाइजेशन, ये अच्छा, ये सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होगा। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब, जब एक टेम्परेचर आता है ना, जबकि वो प्रॉपर्टी अपना वो मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म ही हो जाता है उसका, ठीक है, हम्म। तो उसी को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो उससे काफी नीचे वेल बिलो द सैचुरेशन पॉइंट जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। और यहाँ पे एक वो आप रिलेशन भी लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू, ये होता है C इंटू बी नॉट बाई टी।
where C is a proportionality constant, where C is a, proportionality constant. और उसको क्या बोलेंगे? भाई मैडम क्यूरी ने कहा कि हमने ये खोजा है तो हम अपने नाम पे रखेंगे। Curie's constant. क्यूरी कांस्टेंट, हाँ क्यूरी कांस्टेंट। आप जो है बड़े होके कुछ खोजिएगा तो आप नाम रख दीजिएगा चुनमुन कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, सो यहां से आप क्या करो कि दोनों साइड h से डिवाइड कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप दोनों साइड h से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? m बाई एच इज इक्वल टू c इंटू, सॉरी, b नॉट बाई एच। कर सकते हैं ना सेम चीज से डिवाइड। Yes, sir. अभी m बाई एच क्या होता है? काई। काई का याद करो, m इक्वल टू काई एच, वहीं से तो हाँ, डिफाइन किया था। तो m बाई एच जो है वो क्या होगा? काई pi. इज इक्वल टू सी। बी नॉट बाई एच होगा कितना? बी नॉट होता है था मी नॉट एच, तो बी नॉट बाई एच कितना हो जाएगा? मी, बी नॉट बाई एच कितना होगा? Mu naught. हाँ, तो यही वाला रिलेशन ऐसे रह जाएगा। ये तो पढ़ा हुआ है चुनमुन, तो छोड़ दें या जल्दी आगे बढ़ें क्या? जैसा आप बोलोगे फिर वैसा करेंगे। सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ये मेरी क्लास में सो गई थी पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर ये इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। सो जस्ट एक लाइन अपने को लिखना है कि इफ, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी कम होता जाएगा। सो सो इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक मेरा नोट्स भी लिखा हुआ है उसमें थोड़ा ज्यादा है, पर आई थिंक मैं उसको भेज दूंगा। मतलब एक्चुअली डायमैग्नेटिक का पूरा प्रॉपर्टी एक जगह, पारा का एक जगह, फेरो का एक जगह, थोड़ा सा एडवांस है, पर आपको बहुत सारे उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे आपके लाइक। तो आपके लिए अच्छा होगा, मतलब जो समझ में नहीं आएगा वो वाला छोड़ देना। तो बाकी आप पॉइंट्स, होता है ना कि वो डाया का एक जगह, जैसे आपके टेबल में जो आपने भेजा सर ने, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, मेरे वाले में बहुत पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो आप एक बार उस पर गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है। ओके। तो इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो आपका जो है एक टेस्ट ले लें क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले, एग्जाम के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर एक टेस्ट ले लेते हैं, अभी तो टाइम है ही। हम्म। तो थोड़ा सा आपका ये हो जाएगा। क्यों? यस सर, नो कब प्रॉब्लम। कब रखना है? तो आपका, अच्छा, आपके आकाश वाले एग्जाम में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म? नहीं नहीं, कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैट प्लस कैपेसिटर। हाँ। अच्छा, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैट प्लस कैपेसिटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट प्लस कैपेसिटर, ठीक है। So if we go on increasing the temperature, at a certain temperature, the ferromagnetic material becomes paramagnetic. It is called as Curie point. It is called as, क्यूरी पॉइंट। तो Curie point का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर एट विच
फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। हाँ, उसी को बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। और बियॉन्ड क्यूरी पॉइंट जो होगा, ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय, लिख देता हूँ ससेप्टिबिलिटी। क्या स्पेलिंग है इसकी? ससेप्टिबिलिटी। ये यहीं पे खत्म हो गया। क्यूरी पॉइंट से एबव टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जब क्यूरी पॉइंट वाला टेम्परेचर को टीसी से डिनोट कर रहे हैं, सो टीसी इज द टेम्परेचर ऑफ द क्यूरी पॉइंट। तो अगर क्यूरी पॉइंट से ज्यादा दे देंगे टेम्परेचर, तो ससेप्टिबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला होगा, सी इज द क्यूरी कांस्टेंट बाई टी, जो है जिस टेम्परेचर पे आप ससेप्टिबिलिटी लिख रहे हो, और टीसी जो है वो क्यूरी पॉइंट वाला टेम्परेचर हो गया। हम्म। तो यही इतना था, मतलब फाइनली आई गॉट रीड ऑफ इट। ठीक है। यस सर। यस, मुक्ति मिल गई आपको इससे। सो लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, तो कहानी खत्म नहीं हुआ है। ओके, क्या बाकी है? वो डायमैग्नेटिक पारा और फेरो का जो मैं बता रहा था ना, प्रॉपर्टीज,